जय भीम साथियों, मैत्री इंडिया चैनल में आज जो हम जिस विषय पर बात करेंगे, गोष्ठी में आप सब लोगों का स्वागत है। पिछले दौर में हमने देखा कि भारत में आरक्षण लागू करने के पीछे, इंक्लूसिवनेस वाला आरक्षण लागू करने के पीछे का इतिहास क्या था और कैसे कैसे आरक्षण जो है वो भारतीय संविधान में अपनी जगह बना पाया। आज इस चर्चा में हम देखेंगे कि भारत के संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी से संबंधित और आरक्षण से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, इनको देखेंगे। उसके पश्चात पिछले 70 सालों में आरक्षण का क्या नतीजा रहा है, किस स्थिति में आरक्षण पहुंचा है, वर्तमान स्थिति आरक्षण की क्या है और विभिन्न समय पर आरक्षण के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रकार के निर्णय दिए हैं और उनका क्या परिणाम हुआ है और समाज पर आज भी उसका क्या परिणाम हो रहा है, इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात कि भारतीय संविधान में वे कौन से अनुच्छेद हैं जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ सीधे सीधे रूप से जुड़े हुए हैं। तो करीब करीब 20 से 22 अनुच्छेद ऐसे हैं जो दलित और पिछड़ा वर्ग और कुछ हद तक सामान्य वर्गों के साथ भी सीधे सीधे रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे अनुच्छेद 14, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, कानून के सामने समता का अधिकार, सबको समता का समान अधिकार। अब ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या इक्वालिटी का जो सिद्धांत है, संविधान का अनुच्छेद 14 है। समता को इस देश में नकार दिया गया था, समानता को नकार दिया गया था, बराबरी को नकार दिया गया था। तो कानूनी रूप में अब सबको समानता के अधिकार की सुरक्षा की जाएगी, सबको समानता दी जाएगी। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और सामान्य सभी वर्गों के लिए यह बात की गई। यह अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15 में यह फिर से समानता लागू करने का और सभी प्रकार के भेदभावों को मिटाने का अनुच्छेद है कि राज्य मतलब सरकार मतलब देश किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, जन्म के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, किसी भी आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। भारत के नागरिकों के साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव हो रहा था, संविधान ने कह दिया भेदभाव नहीं होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन। फिर इसी अनुच्छेद में उप अनुच्छेद है 15(4) और 15(5), जिसमें कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के बेहतरी के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। भले ही आर्टिकल 15(1) में कुछ भी कहा गया हो, फिर भी 15(4) और 15(5), अनुच्छेद 15(4) और 15(5) में अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ और शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष अवसर दिए जाने के प्रावधान करने के अधिकार इन अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को प्राप्त होगा। तो 15(4) और 15(5) ये जो अनुच्छेद है, यह एक प्रकार से
आरक्षण के साथ जुड़े हुए हैं, शैक्षणिक आरक्षण, सर्विसेज में आरक्षण के साथ। इसके बाद अनुच्छेद 16(1), कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सभी को सरकारी नौकरियों में, स्टेट की नौकरियों में, भर्तियों में, नौकर भर्तियों में समानता का अधिकार दिया गया, किसी के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। किंतु उसी आर्टिकल के उप आर्टिकल 16(4), 16(4)A और 16(4)B, इन 3 अनुच्छेदों में SC, ST और OBC वर्गों के लिए नौकरियों में, सेवाओं में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। 16(4) में नौकरियों में और पदों में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। 16(4)A में प्रमोशन में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। और 16(4)B में पहली बार संविधान के अंदर 50% आरक्षण को उद्धृत किया गया, यह कहते हुए कि यदि पिछले वर्ष में कुछ रिक्तियां रह जाती है अनुसूचित जाति जनजातियों की, जो भरी नहीं जाती है, जो पद रिक्त रह जाते हैं, वो अगले वर्ष के आरक्षण लागू करते समय अगले वर्ष में उन्हें जोड़ दिया जाए, किंतु वे 50% आरक्षण के दायरे से बाहर रखी जाए। तो 16(4), 16(4)A और 16(4)B ये आरक्षण के साथ में अनुसूचित जाति जनजाति और OBC के साथ में जुड़े हुए प्रावधान है। फिर है आर्टिकल 17, यह है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को कानूनी रूप से अमान्य कर दिया गया, दंडित, अबॉलिशन, नष्ट, समाप्त कर दिया गया कि देश में किसी प्रकार की अस्पृश्यता नहीं होगी। अनुच्छेद 25B में, आर्टिकल 25B में राइट टू एंट्री टू हिंदू टेम्पल्स, हिंदुओं के मंदिरों में किसी भी हिंदुओं को, किसी भी भारतीयों को प्रवेश करने का अधिकार दे दिया गया। धर्म के आधार पर यह भेद, जाति के आधार पर यह भेदभाव, क्योंकि अनुसूचित जातियों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो यह कानून बना कि अब मंदिरों में प्रवेश सभी को मिलेगा, राइट टू एंट्री टू हिंदू टेम्पल्स। अनुच्छेद 46 में, हाँ एक बात मैं बताने की रहेगी यहाँ पर कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 25B, ये सारे जो अभी तक अनुच्छेद का जिक्र जिसका मैंने किया अभी आपके सामने, यह फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, यह मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं, यह मूलभूत अधिकार है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 35 तक, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 35 तक के जो अधिकार हैं, इन्हें मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा है, मूलभूत अधिकारों की श्रेणी में रखा है, और मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। यह मनुष्य के जीवन और जीवन यापन से सीधी सीधी जुड़ी हुई धाराएं हैं। डिग्निटी जो है मनुष्य की गरिमापूर्ण जीवन के लिए इन धाराओं को उसमें रखा गया है, और ये मौलिक अधिकार है मनुष्य, जो सामान्य स्थिति में, जब तक अति सामान्य स्थिति देश में पैदा ना हो, इमरजेंसी जैसी, तब तक के इन अधिकारों का किसी भी रूप में हनन नहीं होगा। तो ये मौलिक अधिकार। इसके पश्चात में आगे देखते हैं कि आर्टिकल 46, अनुच्छेद 46, यह डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स में है। राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत जो हैं, देश चलाने की जो नीति निर्धारक सिद्धांत है, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स जिसे कहा जाता है, उसमें यह अनुच्छेद आया हुआ है, अनुच्छेद 46, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति और कमज़ोर तबकों के लिए उनके शैक्षणिक और आर्थिक अधिकारों के लिए प्रावधान करने की व्यवस्था की बात की गई है। ये आर्टिकल 46 में है। उनके आर्थिक उत्थान के लिए और उनके शैक्षिक उत्थान के लिए अनुसूचित जाति जनजाति और कमज़ोर तबकों के लिए, वीकर सेक्शंस के लिए प्रावधान करने की बात आर्टिकल 46 में की गई। उसके पश्चात आर्टिकल 330 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आम चुनाव में, देश के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में आरक्षण दिया गया, आरक्षण लागू किया गया।
यह आर्टिकल 330 है। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में चुनाव में आरक्षण लागू किया गया। और आर्टिकल 332 में सभी राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों को राजनीतिक आरक्षण, चुनाव में आरक्षण प्रदान किया गया। और ये दोनों आरक्षण जो है 1930 और 32 के आरक्षण, इनकी समीक्षा हर 10 साल बाद की जाती है और 10 साल बाद उन्हें फिर बढ़ाना या नहीं बढ़ाना यह संसद तय करती है, राज्यपाल राष्ट्रपति तय करते हैं और फिर इसे लागू किया जाता है। तो 70 सालों से यह राजनीतिक आरक्षण जो है यह दिया जा रहा है। मौलिक रूप से संविधान में इसे 10 वर्षों के लिए लागू करने की बात कही गई थी राजनीतिक आरक्षण को, लेकिन अनेक कारणों से इस आरक्षण को 10-10 साल के लिए बढ़ाते गए हैं। तो आर्टिकल की धारा जो संविधान की धारा 334 जो है वो इस प्रावधान के साथ में है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है हम इतने सालों के बाद में यह समाप्त हो जाएगा। तो ये 334 धारा आर्टिकल जो है उसमें इस बात को कहा गया कि अमुक साल के बाद में आरक्षण जो है वो समाप्त कर दिया जाए, राजनीतिक आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद संविधान का आर्टिकल 335 कहता है कि एससी एसटी को नौकरियों में और बढ़ती में, प्रमोशन में आरक्षण लागू करते समय क्वालिफाइंग मार्क्स, एज या ऐसी जो अन्य चीज़ें उसमें रिलैक्सेशन दिए जाए। सहूलियतों की बात इसमें कही गई आर्टिकल 335 में कि अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण देते समय कुछ छूट दी जाए, कुछ सहूलियतें दी जाए, उम्र की सहूलियतें दी जाए, शैक्षणिक पात्रता की सहूलियतें दी जाए, कुछ रिलैक्सेशंस दिए जाएँ क्वालिफिकेशन में। इस प्रकार की बात 1935 में की, आर्टिकल 335 में की गई है। इसके पश्चात आर्टिकल 338 है, ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, ये संवैधानिक कमीशन है। आर्टिकल 338 अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित किया गया है। पहले आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति और जनजाति कमीशन, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग एक ही था, लेकिन बाद में अनुसूचित जाति आयोग अलग बना दिया गया है, अनुसूचित जनजाति आयोग अलग बना दिया गया है। और आर्टिकल 338B में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी के लिए भी ये अभी 2013 के बाद में आया है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो जो धाराएं हैं 338 अनुच्छेद के तहत में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338A के तहत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स और 338B के तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यह बनाया गया संवैधानिक रूप से। और 340 के बारे में पिछली बार हम चर्चा कर चुके हैं कि 340वां जो अनुच्छेद है वो ओबीसी के लिए लाया गया था, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए लाया गया था। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की बेहतरी के लिए राज्यपाल एक कमीशन नियुक्त करें और उनकी उन्नति के लिए जो है सुझाव राज्यपाल के सामने प्रस्तुत करें। तो इसके लिए राज्यपाल को अधिकार देने के लिए, राष्ट्रपति को अधिकार देने के लिए 340वां कलम जो है उस प्रकार से वो भारतीय संविधान में आज भी है। और फिर है अनुच्छेद 341 और 342। तो अनुच्छेद 341 में जो है किन जातियों को अनुसूचित जातियों का दर्जा दिया जाए और किन जातियों को इस सूची से बाहर कर दिया जाए, तो इसका प्रावधान करने के लिए अनुच्छेद 341 है। और अनुच्छेद 342 जो है वो अनुसूचित जनजातियों में किसको इंक्लूड किया जाए और एक्सक्लूड किया जाए, तो इसके लिए ये धारा जो है 342 जो है ये संविधान में बनाई गई है। तो इस प्रकार से ये कुल 22 धाराएं हैं, अनुच्छेद हैं जो सीधे एससी एसटी और ओबीसी के साथ में जुड़ी हुई हैं, आरक्षण के साथ में जुड़ी हुई हैं। अब हम आगे देखते हैं भाइयों कि पिछले 70 साल में आरक्षण की स्थिति क्या रही है। तो अब संवैधानिक रूप से तो ये सारे अनुच्छेद आ गए, आरक्षण लागू कर दिया गया, 70 साल से दिया जा रहा है। और बहुत बार कहा जाता है कि 70 साल से आरक्षण लेकर समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है, शासन और प्रशासन में इनकी भागीदारी मिल चुकी है, तो इनको बंद कर दिया जाए वगैरह। ऐसी तमाम तरह की उलझुल बातें जो है मीडिया में आती रहती है, और प्रिंट मीडिया में आती रहती है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती रहती है। और बड़े पैमाने पर इस बात का प्रचार किया जाता है कि इन वर्गों को भी 70 साल से आरक्षण मिल रहा है और इनको बंद कर दिया जाए।
सीधे सीधे तो राजनीतिक तौर पर लोग बोलने से कतराते हैं, लेकिन सामाजिक संगोष्ठियों में ये बात बड़े पैमाने पब्लिक डोमेन में आ जाती है, सार्वजनिक जीवन में आ जाती है कि अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं रही और जातियों के आधार पर भी आरक्षण बंद कर देना चाहिए और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करना चाहिए। इस प्रकार की बातें जो है वो कही जाती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2018 में सानिया धिंगरा जी की एक रिपोर्ट, 2018 में सानिया धिंगरा जी ने एक रिपोर्ट ली थी जिसमें कहा था कि नौकरशाही में 2018 में, मतलब 2018 बोले तो अभी 2 साल पहले की बात है, तो 2018 में सानिया धिंगरा जी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भारत में उच्च नौकरशाही में जो प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है उसकी स्थिति क्या है। तो केंद्र सरकार में 81 सेक्रेटरी पोस्ट हैं, जो सचिव होते हैं केंद्रीय सरकार के, उसमें 81 सीट्स होती हैं सेक्रेटरीट की। उसमें से अनुसूचित जाति के सिर्फ 2 हैं, शेड्यूल ट्राइब 0 हैं, ओबीसी 0 हैं। अब देखिए 70 साल के बाद की स्थिति 2018 में यह है कि अनुसूचित जाति के सिर्फ 2 सचिव हैं केंद्रीय स्तर पर और शेड्यूल ट्राइब का एक भी नहीं है और ओबीसी का एक भी नहीं है। फिर एडिशनल सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी से एक निचला पद होता है अतिरिक्त सचिव का, एडिशनल सचिव, उसके 75 पद हैं और उन 75 पदों में शेड्यूल कास्ट के सिर्फ 6 हैं, शेड्यूल ट्राइब का एक भी नहीं है और ओबीसी का एक भी नहीं है। 70 साल के आरक्षण के बाद की यह स्थिति है और 1992 के बाद ओबीसी को आरक्षण लागू किया गया, तो करीब करीब 20 और 28 साल बाद की यह स्थिति ओबीसी के साथ में है। और एडिशनल सेक्रेटरी के जो जॉइंट सेक्रेटरी जो होते हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी के 295 पोस्ट हैं। तो 295 पोस्ट में से शेड्यूल कास्ट के 16 हैं, शेड्यूल ट्राइब के 9 हैं और ओबीसी के 13 हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि सेक्रेटरी लेवल पर ओबीसी का एक भी नहीं, शेड्यूल कास्ट का एक भी नहीं है, शेड्यूल कास्ट के सिर्फ 2 हैं और बात की जाती है कि 15% आरक्षण शेड्यूल कास्ट को दिया जा रहा है, 7.5% शेड्यूल ट्राइब को दिया जा रहा है और 52% ओबीसी को 28% आरक्षण दिया जा रहा है। तो 28% तो मेरी बात कहीं दिखाई नहीं दे रही। और किसी भी सेक्रेटरी स्तर पर चाहे वो जॉइंट सेक्रेटरी हो या एडिशनल सेक्रेटरी हो या सेक्रेटरी हो, उच्च नौकरशाही में कोई आरक्षण का सिद्धांत लागू नहीं किया गया है। फिर भी कहा जाता है कि दलित लोग, अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी के लोग बड़े बड़े पदों पर पहुँचे। कहाँ पहुँचे? बड़े बड़े पदों पर। और 2018 का यह हाल है कि सेक्रेटरी स्तर पर अनुसूचित जनजाति का एक भी नहीं है और ओबीसी का एक भी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब विभिन्न सचिवालयों में हम SC ST OBC की संख्या और कुल पदों की संख्या विभिन्न सचिवालयों में कुछ डाटा मेरे पास में जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये भी 2018 का डाटा है, 2018-19 का डाटा है। रेलवेज़ में कुल पद हैं, उच्च पद जो है क्लास 1 सुपर क्लास 1 के जो पद हैं वे 16,381 हैं। इनमें 2,551 शेड्यूल कास्ट हैं, 1,238 शेड्यूल ट्राइब हैं, 1,319 ओबीसी हैं और जनरल हैं 11,273। अब रेलवेज़ में उच्च पदों पर 68.8 11,273 मतलब 68.8% उच्च वर्ग के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं। यहाँ पर SC का जो कोटा था शेड्यूल कास्ट का वो 15% भरा गया है, 2,551, शेड्यूल ट्राइब का 1,238। लेकिन OBC जिन्हें 28% आरक्षण दिया गया है उनका सिर्फ 1,319 मतलब 8% ही उनकी भागीदारी वहाँ पे उनको मिली। रेलवे के कुल उच्च पदों में 16,381 पदों में सिर्फ 1,319 OBC अभी तक जगह ले पाए हैं। यह रेलवे की दशा है। 71 सरकारी अन्न विभाग, सरकार के अन्न 75 डिपार्टमेंट्स जो हैं, 71 विभाग हैं, उसमें 3,43,777 पद हैं। 3,43,777 पद हैं। यहाँ पर भी शेड्यूल कास्ट का कोटा करीब करीब भरा हुआ है, 52,487
ओबीसी लेकिन यहाँ पर 51,384, सिर्फ 15%, 28% में सिर्फ 15% ओबीसी का कोटा भरा गया है। और सामान्य वर्ग यहाँ पर 2,16,408, मतलब 63% भागीदारी सामान्य वर्ग की। एक बात बहुत बड़े पैमाने पर प्रचारित की जाती थी कि दलितों को और आदिवासियों को जो आरक्षण मिल रहा है, इस वजह से हिंदू समाज पिछड़ रहा है। और हिंदू समाज किसे कहा जाता था? ओबीसी वर्ग को, कि ओबीसी वर्ग नौकरियों में इसलिए आगे नहीं आ पा रहा है, शासन और प्रशासन में इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि सारे अधिकार जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों द्वारा लूट लिए जा रहे हैं। आरक्षण के कारण यह पिछड़ा वर्ग है। यह नहीं बताया जा रहा है कि सामान्य वर्ग के, उच्च वर्ग के कितने लोग शासन और प्रशासन में बैठे हुए हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रेलवे में उच्च पदों पर सामान्य वर्ग के 68% लोग हैं और ओबीसी के सिर्फ 8% लोग हैं। तो ओबीसी का हिस्सा कौन मार रहा है? 71 अन्य सरकारी विभागों में 63%, 63% जो है सामान्य वर्ग के लोग हैं और ओबीसी सिर्फ 15% है। और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट तो सिर्फ अपने 15%, 7.5% में खेल रहे हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं है। तो फिर ओबीसी की नौकरियां कौन खा रहा है? ओबीसी के पदों पर कौन अधिकार जमा के बैठा हुआ है? चलो आगे बढ़ते हैं। एचआरडी मिनिस्ट्री, जो ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री है, मानव संसाधन मंत्रालय है, इसमें 665 पद हैं, उच्च वर्ग के उच्च पद हैं। इसमें भी शेड्यूल कास्ट का आरक्षण जो है वो सिर्फ भरा हुआ है 15% के आसपास। शेड्यूल ट्राइब का 6.5% है। ओबीसी यहाँ पर 665 में से सिर्फ 56 जगहों पर है, यहाँ पर 8.5% ओबीसी हैं, जबकि सामान्य वर्ग के लोग यहाँ पर 440 हैं, मतलब 66% पदों पर सामान्य वर्गों ने कब्जा करके रखा है, जबकि ओबीसी सिर्फ 8.5% जगहों पर है। अब कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करते हैं। 162 कैबिनेट सेक्रेटरी के पद हैं। 162 कैबिनेट सेक्रेटरी के पदों में से शेड्यूल कास्ट के सिर्फ 15 पद, मतलब 9.2%, शेड्यूल ट्राइब के सिर्फ 2, मतलब 1.2%, ओबीसी के 15 मतलब 9.2%, और सामान्य के 130 मतलब 80%। अब देखिए, कैबिनेट सचिव के स्तर पर जो पद भरे गए हैं उसमें 80% पद जो हैं वो सामान्य वर्ग के लोगों ने कब्जाए हुए हैं, जबकि ओबीसी को मात्र 9.2, सिर्फ 15 पद, 162 में सिर्फ 15 पद मिले हुए हैं। ओबीसी की नौकरियां उच्च पदों पर कौन खा रहा है? अब इसी प्रकार से हम देखें तो ये डाटा है नीति आयोग में 344 कुल उच्च पद हैं, उसमें से 47 अर्थात 13% पदों पर शेड्यूल कास्ट हैं, 17 पदों पर अर्थात 5% पदों पर शेड्यूल ट्राइब हैं, और 26 अर्थात 7.5% पदों पर ओबीसी है, और 254 पदों पर सामान्य वर्ग के लोग कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। ये नीति आयोग में है। प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी यदि हम देखें, राष्ट्रपति सचिवालय में 130 पद हैं। राष्ट्रपति सचिवालय के 130 पदों में से 18 पद जो है शेड्यूल कास्ट हैं, 5 पदों पर शेड्यूल ट्राइब है, मतलब इनका प्रतिशत है 3.8%, 10 पदों पर ओबीसी है, ये प्रतिशत होता है 7.7%, और 97 पदों पर सामान्य वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, और यह प्रतिशत होता है 74.6%, 74.6%। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी में 105 पद है, उच्च पद। यूपीएससी में 105 पद है। इन 105 पदों में से सिर्फ 20 पदों पर शेड्यूल कास्ट हैं, 5 पदों पर शेड्यूल ट्राइब हैं, 12 पदों पर ओबीसी हैं, और 68 पदों के ऊपर में सामान्य वर्ग के लोग हैं। 105 में से 68 पद बोले तो 65%, 65% वर्ग पद जो है वो सामान्य वर्गों द्वारा कब्जाए गए हैं। ओबीसी का आरक्षण कौन खा रहा है?
और आखिरी एक और देख लेते हैं, जो CAG होता है, कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया, इसमें 31,115 पद हैं। इन 31,115 पदों में से 20,782 पदों पर सामान्य वर्ग के लोग, अर्थात 67% पदों पर सामान्य वर्ग के लोग हैं, और केवल 8%, केवल 2,563 पदों पर, केवल 8% पदों पर OBC। तो यह है आरक्षण का हाल पिछले 70 सालों में। जो उचित भागीदारी शासन और प्रशासन में उच्च पदों पर मिलनी चाहिए वह आज तक नहीं मिली है, और सामान्य वर्ग के लोग, उच्च वर्ण के लोग करीब करीब 65% से 75% तक पदों पर ये लोग बैठे हुए हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों में SC ST OBC के प्रोफेसर्स कितने हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में SC ST OBC के प्रोफेसर्स कितने हैं, प्राध्यापक कितने हैं। तो आप देखेंगे कि 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत में हैं। 40 केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे 40 विश्वविद्यालय भारत में हैं, और उनमें प्रोफेसर के कुल 1,125 पद हैं, और 1,125 पदों में से OBC एक भी नहीं है। OBC एक भी नहीं है। शेड्यूल ट्राइब के सिर्फ 8 भरे हुए हैं, मतलब 0.7% शेड्यूल कास्ट के 39 पद भरे हुए हैं, मतलब 3.47%। OBC बिल्कुल शून्य है, और 1,125 कुल पदों में से प्रोफेसर सामान्य वर्ग से 1,071 हैं, अर्थात 95% जगह पर प्रोफेसर पदों पर, उच्च प्रोफेसर पद है, सर्वोच्च पद होता है विश्वविद्यालयों में, इन पदों पर सामान्य वर्ग के लोग बैठे 95% पोस्ट पर। इसके नीचे प्रोफेसर के नीचे एसोसिएट प्रोफेसर पद होता है, इसके 2,620 पद हैं, और 2,620 पदों में से 130 पदों पर शेड्यूल कास्ट है, 34 पदों पर शेड्यूल ट्राइब है, OBC यहाँ भी शून्य है, और 2,620 में से 2,434 पदों पर करीब करीब 92% पदों पर यहाँ पर भी सामान्य वर्ग के प्रोफेसर बैठे हुए हैं। उच्च शिक्षा में, उच्च शिक्षा के जो शिक्षक पद हैं, सर्वोच्च शिक्षा के जो शिक्षक पद हैं विद्यापीठों में, और वो भी केंद्र सरकार द्वारा पोषित 40 विश्वविद्यालयों में यह स्थिति है कि OBC का एक भी प्रोफेसर नहीं है और एक भी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। नीचे आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के 7,741 पद हैं। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के 931 पद भरे हुए हैं, शेड्यूल ट्राइब के 423 पद भरे हुए हैं, और OBC को यहाँ मात्र कुछ जगह मिली है। 1,113 पद OBC के हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर, जो उनका प्रतिशत होता है सिर्फ 14%, होना चाहिए था 28%, है 14%। और यहाँ भी सामान्य वर्ग के 5,130 पद जो है सामान्य वर्ग के लोग बैठे हुए हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर, और जिनका प्रतिशत है 66.2। तो कहने का मतलब ये असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, इन पदों पर क्रमशः अगर एवरेज लगाया जाए तो 85% पदों पर, इन तीनों को मिला करके 85% पदों पर सामान्य वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। OBC का अगर देखा जाए तो सिर्फ मात्र केवल 6 या 7% पदों पर OBC हैं, उच्च पदों पर तो शून्य ही है। और शेड्यूल कास्ट की भागीदारी यहाँ पर जो आती हैं वो करीब करीब 6 से 7% आती हैं, और शेड्यूल ट्राइब की जो भागीदारी आती है वो करीब करीब 2 या 2.5% आती है। तो यह हाल है भारत सरकार के 40 विश्वविद्यालयों में। हाँ, यहाँ पर और एक चीज़ है, जो प्रोफेसर के अतिरिक्त क्या बोलते हैं उसको, नॉन टीचिंग स्टाफ, गैर शिक्षाकर्मी जो हैं, मतलब जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो पढ़ाते नहीं हैं लेकिन पढ़ाई जो पूरी प्रशासन व्यवस्था होती है उसको संभालते हैं, उसके 5,835 नॉन टीचिंग स्टाफ होता है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। तो नॉन टीचिंग स्टाफ में 5,835 पद हैं, जिसमें से 523 पदों पर शेड्यूल कास्ट हैं, 248 पदों पर शेड्यूल ट्राइब हैं, 694 पदों पर OBC हैं, और 4,443 पदों पर जनरल कैटेगरी के लोग हैं। यहाँ भी इनका प्रतिशत 76% है। शेड्यूल कास्ट का 8.9% है, शेड्यूल ट्राइब का 4.2% है, शेड्यूल ट्राइब OBC का 10.17% है, और सामान्य वर्ग का 76% है। तो सारे शिक्षा के क्षेत्र में जो है सारे अधिकार जो हैं
वो केंद्रित हो चुके हैं बड़े पैमाने पर। 85% करीब एवरेज अगर हमने अनुपात निकाला तो इतने पदों पर तो इन्हीं का बोलबाला है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सरकारी क्षेत्र देख लेते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी सर्विस, पब्लिक सेक्टर यूनिट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का हम एक आंकड़ा देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को यहाँ थोड़ी विराम देते हैं कि सरकारी क्षेत्र में 2015 तक का डाटा जो हमारे पास में है उसमें ग्रुप ए सर्विसेज जो है, ग्रुप ए सर्विसेज देश की सर्वोच्च बड़ी सर्विस होती है जो यूपीएससी से भरी जाती है, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग से वो भरी जाती हैं पद, उच्च नौकरशाह उसमें होते हैं। तो शेड्यूल कास्ट के सिर्फ 13.31% पद वहाँ पर भरे हुए हैं, भागीदारी उनकी वहाँ पे है, जो होनी चाहिए थी 15%, यहाँ पर अभी भी 1.5% कम है। शेड्यूल ट्राइब की 5.89% है, जो होनी चाहिए थी 7.5%, वो यहाँ पर कम है। ओबीसी की 11.77% है ग्रुप ए सर्विसेज में और 11.77% है, जो होना चाहिए था 28%। तो यहाँ पर भी उनकी उचित भागीदारी उनको नहीं मिल पाई है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम देखें, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं वहाँ पे जनरल मैनेजर के पदों पर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जनरल मैनेजर के पदों पर शेड्यूल ट्राइब 3.5% है, शेड्यूल कास्ट 3.5% है, शेड्यूल ट्राइब 1.6% है, ओबीसी 1.1% है। अब ये कुल मिला लिया जाए तो ये होता है 5, 6 और 7%, मतलब 93 से ज़्यादा प्रतिशत मैनेजर पदों पर सामान्य वर्ग के, उच्च वर्ग के लोग बैठे हुए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है उसमें। और उसमें जो डिप्टी मैनेजर के पद हैं वहाँ पर शेड्यूल कास्ट के असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर के जो पद है, डिप्टी जनरल मैनेजर के पद, ये जनरल मैनेजर के पदों की बात मैं कर रहा हूँ जो बैंकों के सर्वोच्च मैनेजर होते हैं। तो उसमें शेड्यूल कास्ट की भागीदारी है 5.9, करीब 6%, जो होनी चाहिए थी 15%। शेड्यूल ट्राइब की 1.35 है, 1.35, और ओबीसी 1.27, मतलब ये भी करीब 3 और 6, 9% यहाँ पर डेप्यूटी जनरल मैनेजर की पोस्ट पर ये भागीदारी मिली हुई है SC ST OBC को, जबकि सामान्य वर्ग के लोग 93% सीट पर आज भी बने हुए हैं। तो इस प्रकार से ये डाटा मैंने आपको दिया है। और अभी एक लेटेस्ट और एक डाटा मैं आपको दे देता हूँ चलते चलते कि OBC आरक्षण के साथ में मैं विशेष रूप से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जागरूक वर्ग जो है पिछले 50 साल में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप रहा है अपने अधिकारों के प्रति, लेकिन मुझे लगता है OBC समाज जो है आज भी अपने अधिकारों के प्रति उतना जागरूक नहीं है। तो उन्होंने इस डाटा को एक बार समझ लेना चाहिए, जो डेटा मैं अभी दे रहा हूँ उसे समझ लेना चाहिए कि OBC समाज की क्या हालत, कितनी बुरी हालत है। तो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस में अभी 2020 में जो सीटों का वितरण हुआ है, तो उसमें 2020 में अभी जो ये पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स का वितरण है, MBBS के पश्चात जो MD और MS के पदों के लिए जो भर्तियां होती है, प्रवेश होता है, उसमें जो 2020 का जो भी वितरण किया गया उन मेडिकल सीटों का, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों, उसकी स्थिति इस प्रकार है। महाराष्ट्र में 21 कॉलेजेस हैं, 21 मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी कुल संख्या सीट्स जो है, पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स जो हैं वो है 1074। उसमें सामान्य वर्ग को 847 सीटों पर लिया गया, OBC 0 है, OBC 0 है। तमिलनाडु में 18 कॉलेज हैं, 18 महाविद्यालय हैं मेडिकल कॉलेजेस, उसमें 941 सीटें हैं, 941 में से सामान्य वर्ग के 732 हैं, OBC यहाँ भी 0 है। कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में 15 कॉलेज हैं, 15 मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट सीटों के कुल सीटें 638 हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के 497 हैं और OBC यहाँ भी 0 है। कर्नाटक में 15 कॉलेजेस हैं, 467 सीटें हैं, 365 सीटें सामान्य वर्गों से भरी गई है, OBC यहाँ भी 0 है। आंध्र प्रदेश में 13 कॉलेजेस हैं, 468 सीटें हैं, 366 सीटों पर सामान्य वर्ग के लोग हैं, OBC यहाँ भी 0 है। मध्य प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेजेस हैं, उच्च शिक्षा के यहाँ पर 589 सीट्स थी, इसमें से 467 सीट सामान्य वर्ग से भरी गई, यहाँ भी OBC 0 है। उत्तर प्रदेश में 14 मेडिकल कॉलेजेस में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटें हैं 499, इसमें से 386 सीटों पर सामान्य, इसमें OBC 0 है। राजस्थान में 8 मेडिकल कॉलेजेस हैं, सीटें हैं 578 MD/MS की, इसमें 451 सीटें सामान्य वर्ग से भरी गई हैं, OBC यहाँ भी 0 है। गुजरात में 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 501 सीटें हैं, 390 सामान्य वर्ग से भरी गई, OBC यहाँ भी 0 है। केरला में 8 मेडिकल कॉलेजेस हैं,
MDMS की सीटें 415 हैं, जिसमें से 323 सीटों पर सामान्य वर्ग के लोग हैं, OBC यहाँ भी शून्य है। बिहार में 9 कॉलेजेस हैं, यहाँ भी OBC वर्ग के शून्य हैं। तो कुल मिलाकर के भारत के 172 महाविद्यालयों में 7,981 पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हैं, जिसमें से SC को मिली भागीदारी 1,180 सीटों पर, शेड्यूल ट्राइब को मिली 575 सीटों पर, OBC आरक्षण शून्य कर दिया गया है और सामान्य सीटों पर 6,226 लोग बैठे उच्च पदों पर। यह है पिछले 70 साल में आरक्षण का हाल। और इसमें अगर हम केंद्रीय विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों के साथ साथ अगर हम दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इंद्रप्रस्थ विद्यालयों को भी जोड़ दिया जाए तो स्टेट और सेंट्रल के कुल मिलाकर के 9,359 सीट्स हैं, जिसमें से सामान्य वर्ग को 6,937 सीटें दी गई है। 1,335 सीटों पर शेड्यूल कास्ट हैं, 668 सीटों पर शेड्यूल ट्राइब है और OBC मात्र 369 सीटों पर है। तो यह है 70 साल के पश्चात आरक्षण का हाल। अब ये आपको मैंने डाटा दिया हूँ कि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था किस प्रकार से की गई थी, कौन से अनुच्छेद उसके अंतर आते थे, सामान्य वर्गों की सोच क्या है आरक्षण के बारे में, और जो हाल हवाल है कि आरक्षण के साथ में कैसा खिलवाड़ पिछले 70 सालों में हुआ है, मैंने आंकड़ेवारी देकर आपके सामने रखा है कि आज की तारीख में आरक्षण की स्थिति क्या है। अगले चरण में हम यह देखेंगे कि भारतीय संविधान के तहत जो आरक्षण दिया जा रहा है, इसको लेकर क्या क्या परिवर्तन किए गए और सुप्रीम कोर्ट की इसके बारे में क्या मानसिकता है, किस किस प्रकार के संशोधन हुए हैं और उसके परिणाम क्या हुए हैं। तो इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। जय हिंद।